क्या 9 मई का वाकया 9 मई को करने वालों 9 मई वाले नहीं है। 9 मई को जो है सिर्फ और सिर्फ 9 मई में 9 मई के हवाले से 9 मई नहीं किया है। इसमें 9th में इन्वॉल्व था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सजाद अली। 9 मई 2023 की एक हंगामा खेज दोपहर जब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस खबर ने तहलका मचा दिया कि इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अरेस्ट कर लिया गया। नैब की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान पे करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम था। ऑन द अदर हैंड, इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए हाई कोर्ट के जैसे ही मुतल्लिका ऑफिस में जाने लगे तो वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के मौका पर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हाथापाई भी हुई। कुछ देर के बाद नैब का एलामिया भी यहाँ पे जारी हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी की हिदायत चेयरमैन नैब की तरफ से दी गई, लेकिन उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि हकीकत में होने क्या जा रहा है। पीटीआई के सोशल मीडिया की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार हुआ और हुकूमती इत्तेहादियों ने इस पर जश्न मनाया, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि 9 मई का दिन पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर देगा। 1 घंटे बाद एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आती है जिसने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। उस वीडियो में इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे जिससे कोई भी पाकिस्तानी खुश नहीं था। वो मंजर थे जिसमें रेंजर्स एहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीशे तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और फिर इमरान खान को कॉलर से पकड़कर एक तरह से घसीटते हुए बख्तरबंद गाड़ी तक ले जाया जाता है। उस वीडियो का मंजर आम पर आना ही हकीकतन पूरे मुल्क में जैसे आग सी लग गई हो। यहाँ पीटीआई और हुकूमती दोनों के अलग अलग वर्जन्स हैं। अब इन दोनों वर्जन्स का हम यहाँ पे जस्टिस, एथिकल्स, कल्चरल्स एंड एज वेल एज ओवरऑल एनालिसिस करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे हुआ क्या है। 9 मई 2023 इमरान खान, पीटीआई और पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट। आज का ये एनालिसिस सिर्फ उस इंसिडेंट की याद नहीं है, बल्कि एक डीप इन्वेस्टिगेटिव स्टाइल एनालिसिस है जिसमें हम 9 मई के इंसिडेंट को इमरान खान, पीटीआई, स्टेट रिस्पॉन्स, मीडिया नैरेटिव और पाकिस्तान की ओवरऑल सिस्टम चेंज के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या 9 मई एक स्पॉन्टेनियस पब्लिक रिएक्शन था या फिर ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कंट्रोल टर्निंग पॉइंट था? इमरान खान के अरेस्ट से सब कुछ स्टार्ट होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से उसकी अरेस्ट होना और पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल एक्सट्रीमली रेयर और सेंसिटिव मोमेंट की तरफ इसकी तर्जमानी की जाती है। उस वक्त ये रिएक्शन जो क्रिएट हुआ वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि वो इमोशनल, साइकोलॉजिकल और डीपली पोलराइज्ड रिएक्शन था। सपोर्टर्स के लिए ये इनजस्टिस का सिंबल बन गया। क्रिटिक्स के मुताबिक ये एक लीगल अकाउंटेबिलिटी का पार्ट था और यहीं से पाकिस्तान 2 कैंप्स में डिवाइड होता नजर आता है। 9 मई को देखते हैं, क्या ये एस्केलेशन थी, प्रोटेस्ट था या ब्रेकडाउन था? इमरान खान के अरेस्ट के बाद जो प्रोटेस्ट हुए वो क्विकली नेशन वाइज स्प्रेड हुए, लेकिन सिचुएशन तब चेंज हुई जब स्टेट इंस्टॉलेशन टारगेट्स हुए, लाहौर कॉप्स कमांडर हाउस जैसी सेंसिटिव साइट्स पर अटैक्स हुए, मल्टीपल सिटीज में वायलेंस और डिफरेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट रिपोर्ट्स हुए। अब यहाँ पे नैरेटिव स्प्लिट हो जाता है। ये प्लान वायलेंट अटैक थे जिनका लिंक पीटीआई सपोर्टर से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे हुआ ये स्टेट का नैरेटिव कि ये प्लान्ड वायलेंट अटैक्स थे जिनका लिंक डायरेक्टली पीटीआई सपोर्टर से जोड़ा जाता है। अल्टरनेटिव नैरेटिव्स की अगर बात की जाए, काउंटर नैरेटिव्स को अगर देखा जाए, तो उस रिस्पॉन्स में ये जो जबर जुल्म जिसे आप कह रहे हैं,
तो अल्टरनेटिव नैरेटिव्स क्या आते हैं? काउंटर नैरेटिव्स और एनालिस्ट के मुताबिक ये जर्नलिस्ट सजेस्ट करते हैं कि क्राउड में अनआइडेंटिफाइड मास्क्ड एलिमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं जो एस्केलेशन में इन्वॉल्व्ड थे। अगर ये सेकंड एंगल कंसीडर किया जाए तो 9 मई सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहता बल्कि एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन और क्योस विद इन क्योस बन जाता है। पीटीआई क्रैकडाउन, अकाउंटेबिलिटी या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो 9 मई के बाद पाकिस्तान में सबसे विजिबल जो चेंज था वो पीटीआई का मैसिव क्रैकडाउन था। थाउजेंड्स पीटीआई वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, मल्टीपल लीगल केसेस बनाए गए, लीडरशिप्स को घरों से बेघर किया गया, 8-8, 10-10 महीने वो घरों में नहीं रहे और पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग जो थी वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। यहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट होती है कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी का नेसेसरी रिस्पॉन्स था। ऑन द अदर हैंड क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का पार्ट था। और अगर ट्रुथ की बात की जाए तो ट्रुथ इन दोनों नैरेटिव्स के बीच में सस्पेंडेड दिखाई देता है। यहाँ पर सच्चाई आपको पसे पर्दा ढूंढने से भी नहीं मिलती और बहुत मुश्किल सी सिचुएशन यहाँ पे आपको दिखाई देती है। पसे पर्दा कुछ और सच्चाइयाँ रूनुमा होती हैं। मीडिया की अगर बात की जाए और नैरेटिव कंट्रोल्स की अगर बात की जाए तो इस क्राइसिस का सबसे पावरफुल वेपन बना मीडिया नैरेटिव। ऑब्जर्वेशन ये थी कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हेडलाइंस, सिमिलर फ्रेमिंग अक्रॉस चैनल्स, लिमिटेड स्पेस पर अल्टरनेटिव वॉइसेस से एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट होती है कि जब मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया पे एक जैसी खबरें, आइडेंटिकल न्यूज़ और हेडलाइंस दिखाई देती हैं, तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन को फॉलो किया जा रहा है तो एट दैट टाइम एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट होती है यहाँ पे, क्या हम रियल इवेंट्स को देख रहे हैं या क्यूरेटेड वर्जन हमारे सामने है। मॉडर्न पॉलिटिक्स में मीडिया सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करता, वो रियलिटी शेप करता है और ये मीडिया का राइट है, बेसिक राइट है जो उसे दिया जाना चाहिए। इमरान खान के फैक्टर को पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर देखा जाए तो इस पूरे सिनेरियो का एक सर्कल जो है, सेंटर है, वो एक ही पर्सनैलिटी रही और वो थे इमरान खान। इमरान खान, उसकी गिरफ्तारी, पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने सिचुएशन को और कम्प्लेक्स बना दिया। इवन आफ्टर 9 मई उनका सपोर्ट बेस जो था वो फुली क्लैप्स नहीं हुआ। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और स्ट्रांग हुई और नैरेटिव बैटल इंटेंसिफाई हुआ। ये शो करता है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते, पब्लिक इमोशंस और लीडरशिप इसमें एक चरिश्मा जो है वो भी इक्वली पावरफुल होता है यहाँ पे। अब इकोनॉमी और साइलेंट प्रेशर लेयर्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस पॉलिटिकल कियोस के बैकग्राउंड में इकोनॉमी भी प्रेशर में थी। राइजिंग इन्फ्लेशन, आईएमएफ पे डिपेंडेंसी बढ़ी और फ्यूल प्राइसेस भी यहाँ पे आसमान को छूने लगी। इसके बाद अब करेंसी में भी इंस्टेबिलिटी शो होने लगी। अब इसके रिजल्ट निकलते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस। सिर्फ ये एलीट लेवल इशू नहीं रहा, ये कॉमन सिटीजन की डेली सर्वाइवल रियलिटी बन गया। अब अगर रियलिटी को यहाँ पे अगर डिस्क्लोज किया जाए तो एक्चुअली में हुआ क्या है, तो इन सब चीज़ों को अगर कनेक्ट किया जाए तो पिक्चर ये बनती है कि 9 मई वाज नॉट जस्ट अ प्रोटेस्ट, इट वाज सिस्टम लेवल शॉक इवेंट। इमरान खान बिकेम द सेंट्रल पॉलिटिकल सिंबल और पॉलिटिकल क्रैकडाउन रीशेप्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसमें मीडिया शेप्ड परसेप्शन, बैटल इकोनॉमी इंटेंसिफाइज पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। अब फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है, रियल डिबेट और आखिर में ये क्वेश्चन है आपके सामने कि जब इमरान खान जैसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर, स्टेट इंस्टीट्यूशन, मीडिया नैरेटिव्स और पब्लिक सेंटिमेंट्स सब एक साथ अगर क्लैश करते हैं तो फिर ट्रुथ का फाइनल वर्जन डिफाइन कौन करेगा। और शायद इसका कोई सिंपल आंसर आपके पास भी ना हो, क्योंकि सिर्फ ये पॉलिटिक्स नहीं है,
ये पॉलिटिक्स, पावर, परसेप्शन का ऑनगोइंग एक बैटल है। अब इस प्रोस्पेक्टिव को अगर आप ओवरऑल लिंक करें तो इसके साथ आप देखेंगे कि एक डीप और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक आपके सामने शेयर करने लगा हूं, जो इस सिचुएशन को समझने में आपको लॉ, मॉरलिटी और जस्टिस सिखाएगा कि इनका जो रिलेशनशिप है और इनका कभी कभी क्लैश कर जाना कौन से रिजल्ट्स में आता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं लॉ, मॉरलिटी और जस्टिस को, क्योंकि कुछ नैरेटिव्स आपके सामने पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टीज के, एस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव्स और मीडिया के नैरेटिव्स, जहां पे मॉरलिटी, लॉ और जस्टिस की जरूरत है, तो कौन सी चीज कैसे वर्क करती है और कहां पे फॉल है। जब ये एनालिसिस मैंने लिखा, अब इस पे अपना ओवरव्यू देने के लिए डिसाइड किया, तो मुझे ऑनेस्टली एक बात यहाँ पे क्लियर हुई कि हम अपनी डेली लाइफ में भी इन तीनों कंसेप्ट्स को ऑलमोस्ट सेम समझ लेते हैं कि मॉरलिटी, लॉ और जस्टिस एक ही कश्ती के सवार हैं, लेकिन रियलिटी में ये तीनों डिफरेंट वर्ड से बिलोंग करते हैं। लॉ एंड मॉरलिटी को अगर देखा जाए, टू डिफरेंट वर्ड्स, टू डिफरेंट लॉजिक्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। जब इस पे मैं रिफ्लेक्ट करता हूं तो मुझे लगता है कि लॉ एंड मॉरलिटी की लैंग्वेज ही डिफरेंट है। मॉरलिटी सोसाइटी, रिलीजन एंड अपब्रिंगिंग से डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इस्लाम में भी और जनरल सोसाइटी में भी झूठ को मॉरली रॉन्ग समझा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हर झूठ लीगल क्राइम नहीं होता। यहाँ पर एक मिसाल से आप समझें, अगर कोई दोस्त आपसे पूछता है कि क्या मैं आपको ठीक दिखाई दे रहा हूं और आप पोलाइटली झूठ बोल देते हैं, तो मॉरली डिबेट तो इस पे हो सकती है, लेकिन लॉ उसे क्राइम नहीं समझता। ऑन द अदर हैंड, लॉ स्टेट क्रिएट करती है थ्रू पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी इन्फोर्समेंट थ्रू पुलिस और कोर्ट्स है। एक आसान सी एग्जांपल से अगर समझें, अगर कोई पर्सन किसी के बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचता है या गुस्सा फील करता है, तो वो मॉरली तो रॉन्ग हो सकता है, बट लॉ उसे पनिशमेंट नहीं दे सकता, बिकॉज थिंकिंग इज नॉट एक्शन। अब अगर लॉ और मॉरलिटी का कंपैरिजन किया जाए, तो रियल डिफरेंस जो समझना जरूरी है यहाँ पे, वो ये है कि स्पीड ऑफ चेंज को अगर ऑब्जर्व करें तो लॉ बहुत फास्ट चेंज हो सकता है, जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप इस चीज को देखें तो लॉ, फॉर एग्जांपल आप इसको अंडरस्टैंड करें तो पाकिस्तान में डिफरेंट साइबर लॉज और अमेंडमेंट्स कुछ ही देर में आपको रूनुमा होती हुई दिखाई देती हैं। विद इन शॉर्ट टाइम्स अगर आप इन डिफरेंट साइबर लॉज और अमेंडमेंट्स को देखें तो ये इंट्रोड्यूस हो जाती हैं आपके सामने, बट मॉरलिटी में स्लो चेंज आता है। मिसाल के तौर पे स्लेवरी हिस्टोरिकल एक्सेप्टेबल थी कई सोसाइटीज में, लेकिन आज वर्ल्ड उसे यूनिवर्सली इमोरल और अनएक्सेप्टेबल समझती है। अब इसके इन्फोर्समेंट की अगर बात की जाए तो मॉरलिटी का इन्फोर्समेंट इंटरनल होता है, कॉन्शियंस होता है। इसमें आपका मीन के राइट और रॉन्ग डिसाइड करना आपके हार्ट से होता है। आपका ज़मीर डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड राइट एंड रॉन्ग। और इसको अगर आप देखें तो अपब्रिंगिंग और सोसाइटी का ये प्रेशर होता है। अगर कोई झूठ बोलता है और उसे गिल्ट फील होता है तो दैट्स मॉरलिटी वर्किंग, लेकिन लॉ एक्सटर्नल फोर्स, पुलिस और कोर्ट और पनिशमेंट के थ्रू फोर्स करता है। मिसाल के तौर पे समवन कमिट्स थेफ्ट, लॉ उसे पनिशमेंट और अरेस्ट करता है, चाहे उसका कॉन्शियंस उस पे गिल्ट फील कर रहा हो, वो उसको अच्छा ना भी समझ रहा हो। कोर्ट्स और मॉरलिटी का जो गैप है वो लॉ और एविडेंस की बेस पे देखा जाता है, मॉरलिटी इसको नहीं देखती। अब किसी के खिलाफ अगर मर्डर का वो केस हो और उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो तो कोर्ट उसे क्विट कर देता है, क्विट करता है, और सोसाइटी की नज़र में वो गिल्टी फील होता है। लेकिन अगर लीगली इनोसेंट है तो ये गैप आप देखेंगे, लीगली उसे इनोसेंट कहा गया है, अब सोसाइटी उसे गिल्टी फील करती है। हिस्ट्री का लेसन जब लॉ को परफेक्ट बनाने की कोशिश की गई तो इसमें रूरल जैसे जस्टिनियन और फ्रेडरिक द ग्रेट ने जब ट्राई किया
कि हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को लॉ के अंदर कवर कर दिया जाए, तो ये अटेम्प्ट उस वक्त भी फेल हुआ और आज भी फेल हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी स्टेटिक नहीं होती, इट ऑलवेज चेंजिंग लाइक अ फ्लोइंग रिवर। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, अगर टेक्नोलॉजी की देखें तो वो चेंज होती है, सोशल वैल्यूज चेंज होती हैं, रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं। इसीलिए एक फिक्स लीगल सिस्टम कभी भी हर सिचुएशन को कवर नहीं कर सकता। इससे स्ट्रॉन्ग आइडिया समझ आता है, लॉ कभी भी फुली कंप्लीट नहीं होता। और अगर लॉ और जस्टिस को देखा जाए तो मोस्ट अनकंफर्टेबल रियलिटी यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्टली शॉकिंग रियलाइजेशन होती है, लॉ हमेशा परफेक्ट जस्टिस डिलीवर नहीं करता। मिसाल के तौर पे एक पर्सन टेक्निकली इनोसेंट होता है लेकिन मॉरली क्वेश्चनेबल होता है, जैसे लूप होल्स उसे यूज करना या सिस्टम एक्सप्लॉइट करना। मिसाल के तौर पे एक पर्सन मॉरली राइट होता है लेकिन लॉ की टेक्निकलिटीज की वजह से उसे पनिशमेंट मिल जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इस बात को सपोर्ट करती है कि कई केसेस में एविडेंसेस की कमी की वजह से गिल्टी लोग फ्री हो जाते हैं और कभी इनोसेंट लोग लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। यहाँ पर ये गैप है टेक्निकल जस्टिस वर्सेस रियल जस्टिस का, बट एट द सेम टाइम एक रियलिटी और भी है, अगर लॉ ना हो तो सोसाइटी क्योस में चली जाती है, क्राइम, इनजस्टिस और डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम भी इस क्वेश्चन को देखें तो अगर लॉ और मॉरलिटी क्लैश करें तो फॉलो किसको किया जाए, लॉ को या अपने कॉन्शियंस को आप फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लॉ किसी चीज को अलाउ करता है लेकिन आपका दिल ज़मीर उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो डिसीजन इजी नहीं होता। ऑनेस्टली इसका कोई सिंगल यूनिवर्सल आंसर तो हमें नहीं मिलता। हर इंसान अपनी सिचुएशन, अपब्रिंगिंग और कॉन्शियंस से डिसाइड करता है कि क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है। अब पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुझे सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होती है कि लॉ सोसाइटी को कंट्रोल करता है, मॉरलिटी इंसान को बेटर बनाती है, और जस्टिस इन दोनों के बीच काम है जो बैलेंस करता है अगर वो फॉल करे तो। लेकिन ये बैलेंस कभी परफेक्ट नहीं होता और शायद यही इम्परफेक्शन इस टॉपिक को रिलेटेबल और थॉट प्रोवोकिंग बनाती है। अब यहाँ पे देखें कि इंडिविजुअल से एक फैमिली बनती है, फैमिली से सोसाइटी का सफर होता है और सोसाइटी से एक नेशन बनती है। तो मीन कि आप इंडिविजुअल्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते, बाई फोर्स उस पर चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को, जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी बाई फोर्स अगर चीज़ों को इंप्लीमेंट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लैशेस आएंगे। आप जब जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसको आप फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका भी एक बेसिक राइट है कि उनको भी आप किसी के टहरे में कम से कम फैसिलिटेट करें। उनको बाय फोर्स आप जानवरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि जब चाहें, जिस वक्त चाहें उनको जैसे घसीट दिया जाए। तो दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। तो ये डिसाइड करना होगा, अब पब्लिक को भी ये डिसाइड करना होगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भी ये डिसाइड करना होगा कि इधर हमारा फोकस सिर्फ क्या है, इंटरनेशनल उस पर फोकस करना है, या नेशन वाइड अपने इनर जो मामलात हैं, मैटर्स हैं, उनको भी सुलझाना है। तो बेसिक तो ये हमारा राइट होना चाहिए, बेसिक वे ऑफ थिंकिंग, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना है, इसको पुरअमन बनाएं, इसको आप एक अच्छे नेशन में कन्वर्ट करें, देन सोसाइटी भी आपकी कदर करेगी और इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों का एक पॉजिटिव रोल होगा। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे आप एक डिसऑर्डर क्रिएट करके, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आप एक इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक नाम बन जाएगा, तो रियली दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट थिंकिंग कि आप इसको डिसाइड कर चुके हैं कि जब आप वहाँ पे मूव करेंगे तो डेफिनेटली जैसे आपको इस वतन में लोग मोहब्बत देते हैं तो हो सकता है कहीं और ये आपके लिए ना हो। तो कदर करें, इन लोगों की कदर करें, और ये लोग, ओपिनियन, पब्लिक, आपको भी चाहिए आप भी अपने इदारों की रिस्पेक्ट और रिगार्ड करें और एक पॉजिटिव नैरेटिव, एजुकेटेड नैरेटिव ज़रूर दें, लेकिन एक एथिकल वे में। आप इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, किसी पॉलिटिकल बायस्ड अटैचमेंट की वजह से किसी भी सिस्टम को अगर ब्लाइंडली आप क्रिटिसाइज करते हैं तो अपनी लिमिट्स को ज़रूर याद रखें और उसकी बेस पे आप एक पॉजिटिव नैरेटिव दें।
ऑन द अदर हैंड मीडिया को चाहिए कि वो भी एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को एक अच्छे वे में डिस्क्लोज करे, जो रियलिटीज़ हैं वो दिखाए। फर्दर आपके लिए मैसेज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए यही मैसेज होगा कि वी आर ऑल इन अ सोसाइटी इन विच वी हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमें भी ये कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन करने हैं कि अपने लोगों को कैसे फैसिलिटेट करना है। पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी डेफिनेटली पाई जाती है, पॉलिटिकल एक डिफरेंस लोगों का ओपिनियन में ज़रूर फॉल करता है, बट उसको बैलेंस कैसे करना है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी एज वेल एज जस्टिस। तो उसको फॉल करना होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप होगी जिससे कॉमन मैन भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, यही हमारी कामयाबी होगी। इसी मैसेज के साथ इस 9 मई को हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ डिफरेंट उसमें इंटरनल सॉल्यूशंस को अगर हम देखें और अनबाइस्ड होकर चीज़ों को ना देखें, तो मेरे ख्याल से इसमें ओवरऑल इस वतन की भलाई है, हम सबकी भलाई है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।